पहले एग्जांपल समझा लीजिए फिर बता दूंगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 27 देखते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 27 में एग्जांपल 27 है F1 2 3 टू ABC। ये दे रखा है F1 2 3 टू ABC। F1 2 3 टू ABC। और दूसरा जो फंक्शन दिया है वो है GABC टू एप्पल बॉल कैट। GABC टू एप्पल बॉल कैट। एप्पल बॉल कैट ये हो गया डिफाइंड एज। अब ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर रखे हैं, इसमें है F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B एंड F3 इज इक्वल टू C। ये तो फंक्शन F2 इस तरह से डिफाइंड है। दूसरा फंक्शन GA is equal to apple, GB is equal to ball और GC is equal to cat। ये गिवन है। फिर ये बोल रहे हैं शो दैट FG and GOF are invertible। मुझे ये शो करना है कि F अलग फंक्शन FG, ये F और G दोनों के दोनों इन्वर्टिबल हैं, तो ये शो करना है। और दूसरा मुझे ये शो करना है कि GOF जो है GOF भी इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले F और G इन्वर्टिबल है, ये शो करना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल शो करना होता है, तो मैं ये कह देता हूँ कि हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए F है और G है, तो F और G को अगर इन्वर्टिबल शो करना है तो एक तो F और G निकाल लेता हूँ और एक G और F निकाल देता हूँ। अगर मान लीजिए F और G, अगर मान लीजिए G और F IX के इक्वल आ जाता है और F और G IY के इक्वल आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि F और G इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन F को डिफाइन करूंगा। तो फंक्शन F के लिए क्या हो गया, 1 2 3 और ABC। 1 2 3 और ABC। 1 2 3 और ABC। और ये फंक्शन F ऐसे दे रखा है कि 1 इज रिलेटेड टू A, 2 is related to B and 3 is related to C। सीधा सीधा दे रखा है कि F1 अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू A है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू A, 2 पर फंक्शन की वैल्यू B, 3 पर फंक्शन की वैल्यू C। सीधा सीधा दे रखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा कि मेरा जो ये वाला जो इधर डोमेन है, इस डोमेन को मैं बोल देता हूँ कैपिटल X और इस कोडोमेन को बोल देता हूँ कैपिटल Y। अब इसी तरह से अगर मैं G की बात करूं तो G फंक्शन इस तरह से है। G फंक्शन है A B C और एप्पल बॉल और कैट। A is related to apple, B is related to ball and C is related to cat। वो फंक्शन है G। ठीक है, ये दे रखा है X Y और ये दे रखा है Y और Z। कितना है, तो अब इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले GOF। हमने अगर देखा कि GOF कैलकुलेट कर रहे हैं तो GOF क्या हो जाएगा, GOF हो जाएगा G ऑफ FX। G ऑफ FX। अब FX की क्या क्या वैल्यूज हैं, F के लिए X की वैल्यूज क्या क्या है, फंक्शन F के लिए X की क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इट इंप्लाइज दैट G ऑफ F1 फिर
G of F2 फिर G of F3, है ना, ये कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन fx है तो x की क्या क्या वैल्यूज हैं, कैपिटल X के अंदर जो लाई करेगा वही तो स्मॉल x है, उसकी वैल्यूज है 1 2 3। तो मैंने तो एक सर वैसे ही हम लोग फिर इसका ये सब निकाल देंगे ना, ABC और फिर एप्पल बॉल कैट रिलेशन में आ जाएगा सब। हाँ हाँ, F1 की वैल्यू क्या है A, F2 की B और F3 की C, तो सारी वैल्यूज डालो। ये हो गया GA, ये हो गया GB और ये हो गया GC, GA GB और GC ये हो गया। अब जैसे हम GABC ये वैल्यूज आ गई, तो GA की वैल्यू क्या है, GA की वैल्यू है एप्पल, ये बॉल और ये कैट, ये हो गया। एक मिनट, इसमें एप्पल बॉल और कैट, ये रहने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है, बताता हूँ इसमें क्या गड़बड़ है। देखिए जी, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जी एक अलग फंक्शन दे रखा है। हम क्या किया करते थे, हम जो हमको एफ एक्स दे रखा होता था ना, फंक्शन एफ एक्स जो दे रखा होता था, हम उसकी हेल्प से क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे वाई की टर्म्स में, और फिर जो वो फंक्शन आता था उसको मैं मानता था जी वाई। तो वो जो जी वाई फंक्शन होता था उसको मैं ये कहता था कि ये एफ का इनवर्स है। याद है, ऐसे ही करते थे, यस सर। है ना। तो अब क्या है आगे की कहानी कि यहाँ पर फंक्शन एफ अलग दे रखा है, फंक्शन जी अलग दे रखा है। इन्होंने बोला है कि एफ को अलग इन्वर्टिबल प्रूव करना है और जी को अलग इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले एफ के लिए लेकर चलूंगा। तो एफ के लिए हम ये कहेंगे कि या एक काम करें, इसके लिए इतना टफ क्यों करते हैं, जैसे एफ है तो एफ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, वन वन है और ऑन टू है, तो एफ को तो हम सीधा सीधा बोल देंगे इन्वर्टिबल है, ठीक है। और जी भी दिखाई दे रहा है कि वन वन और ऑन टू है, तो इसको भी बोल देंगे इन्वर्टिबल। ये चीज समझ में आ गई। हाँ सर आ गई। भाई हमारे पास दो तरीके हैं, और अगर इन्वर्स वाले तरीके से करना है और एक तो तो फिर पहले मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस करे थे ना, तो जैसे हम हाँ लिखते हैं पेपर में कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एनसीईआरटी का हाँ, एक्सरसाइज 1.3 का, जैसे 7th और 8th क्वेश्चन है। अब जैसे एक्सरसाइज 7th में है 1.3 का कि 7th और 8th क्वेश्चन, हाँ अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स दे रखा है, हमने क्या कहते हैं पहले इसको वन वन प्रूव कर दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया, हमने ये कर दिया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ, फिर इसका हमने जीओएफ और एफओएफ आइडेंटिटी फंक्शन के प्रूव किया, ठीक है। फिर उससे हमने उसका इनवर्स निकाल लिया कि सिंस की जीओएफ आई एक्स के इक्वल है और इनवर्स, एफओजी। इनवर्स इसका वही हो जाएगा, जो आप x निकालोगे ना y के टर्म्स में, वो नहीं हो सर, जाएगा। मुझे ये पूछना है लिखते टाइम कैसे करेंगे, कि मतलब ऑन टू वन वन दोनों लिखा पहले प्रूव किया, जैसे करते हैं फंक्शंस वाली एक्सरसाइज में जैसे हम करते थे, ठीक है, वन ठीक वन है। प्रूव किया, ऑन टू प्रूव किया, फिर उसके बाद हम एफओजी निकालेंगे, जीओएफ निकालेंगे। अगर आपने वन वन और वन टू प्रूव कर दिया ना इस वाले क्वेश्चन में, है ना, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि वन वन और वन टू आपने प्रूव कर दिया, तो फिर आपको उसमें अलग से एफओजी और जीओएफ निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, मतलब फिर है से ना। लिखेंगे कैसे आगे। आप या तो एफओजी और जीओएफ निकालिए, और या वन वन और वन टू करिए, दोनों में से एक तरीका कोई फॉलो एक करिए, चीज, कोई एक चीज। दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करिए, बिल्कुल। मैंने ठीक है बताया सर। तो था पहले भी कि वन वन और वन टू प्रूव करने वाला तो एक मेथड हो गया, और दूसरा मेथड होता है कि आप एफओजी और जीओएफ निकाल लें। तो सर इनवर्स वाले केसेस में करना कौन सा चाहिए यूज, जीओएफ इनवर्स, एफओजी वाला। इनवर्स वाले केस में हाँ जीओएफ वाला यूज कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या है ठीक है कि सर। आप जीओएफ और एफओजी निकालने के साथ साथ आपके पास पहले से ये भी पता चल गया कि जी उसका एक इनवर्स फंक्शन है, तो ओके जहां सर। पर भी इनवर्स निकालने के लिए बोले वहां एफओजी और जीओएफ निकालना। ठीक है सर, तो फिर अब आप और एग्जांपल अगर नंबर वन वन और वन 26। टू से भी करोगे ना वहां पर, तो गलत वो भी नहीं है, वो भी पूरी तरह से ठीक है। और इनवर्स जैसे हमें लिखना होता है कि राइट द इनवर्स ऑफ दिस, तो इनवर्स मतलब कैसे लिखेंगे, ये उल्टा करके सीधा y के इक्वल डाल के। जैसे इसकी बात कर रहे हैं या एग्जाम क्वेश्चन 7 की,
मतलब जैसे मैं इस क्वेश्चन की आप मुझे बता दीजिए पहले 27 की, फिर आगे बात कर लेंगे उसमें। हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए इसको मैं 1 1 और 1 2 से तो कर ही सकते हो, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। ओके सर। है ना, 1 1 और 1 2 से तो कर ही सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको एक फंक्शन दे रखा होता था, सिंपली एक फंक्शन एफ एक्स, तो मैं क्या करता था, मैं उस एफ एक्स को इनवर्स निकाल लेता था। कैसे? एक्स को निकाल लेता था मैं वाई की टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, तो उसको मैं बोल देता था जी वाई, उस फंक्शन को मैं जी वाई बोल देता था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जी फंक्शन अलग ही फंक्शन दे रखा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं एफ लेकर चलूंगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेट देयर बी a function f inverse such that, हमने बोला अभी इनको, अभी हमने ये प्रूव नहीं करा है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। हमने मान लिया कि चलिए एक फंक्शन ऐसा है कि वो f इनवर्स, मतलब इसका f इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। ये अभी हमने माना है और बाद में देखेंगे कि ये कहीं हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमने अज्यूम करा है, कहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इसका मतलब मेरा assumption गलत है, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। और कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि अब हमारा assumption बिल्कुल ठीक था और ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो जैसे वहां पर हम f के इनवर्स को g मान लेते थे, यहाँ पर क्योंकि g अलग ही फंक्शन दे रखा है तो मैंने f के इनवर्स को f की पावर -1 यानी कि f इनवर्स ही मान लिया। तो लेट देयर बी अ फंक्शन f इनवर्स सच दैट, और इनवर्स क्या माना जाता है, हमेशा उसका उल्टा माना जाता है। तो क्या कि भाई f इनवर्स इज इक्वल टू, जैसे f1 a के बराबर है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स a इज इक्वल टू 1, मतलब a के लिए 1, b के लिए 2। सर हम इसे ऑर्डर पेयर के सेट में लिख सकते हैं, जैसे वन पहले हमारे पास था एफ का फंक्शन 1a हाँ 2b हाँ हाँ, 3b। वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। जैसे पहले था 1 a 2 b 3 c, तो इनवर्स को आप पलट कर लिख सकते हो a 1 b 2 c 3। सही कह रहे हो, ठीक है लिखा जा ठीक सकता है। ओके सर, वैसे हम जी में भी कर देंगे। है। ऐसे ही हम जी में भी कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एफ इनवर्स आ गया मेरे पास, तो अब क्या करना होगा हमको कि जब एफ इनवर्स है तो आप याद करिए कि जब फंक्शन होता था एफ तो मैं एक नया फंक्शन निकालता था जी, तो उसके लिए मैं प्रूव करता था जी ओ एफ is equal to ix and f of g is equal to I y। याद है? यस सर। ठीक है। और इसी तरीके से मैं जैसे यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पर g ना होकर अब यहाँ पर मेरे पास f इनवर्स है, अब g की जगह f इनवर्स है, तो g ओ f ना करके मैं करूंगा f इनवर्स ओ f, f इनवर्स ओ f, ये करेंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ एफ एक्स। और ये साफ दिखाई दे रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये इन्वर्टिबल प्रूव होकर रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्वर्स वाले तरीके से अगर प्रूव करना है, जो इन्होंने सॉल्यूशन में करके भी दिखा रखा है, हम वो वाला कर रहे हैं तरीका, इधर कर रहा हूँ उसको। तो एफ इनवर्स एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स और एफ एक्स क्या है, ये वाली सारी वैल्यूज f1 f2 f3, तो एफ इनवर्स f1 एफ इनवर्स f2 और एफ इनवर्स f3। अब देखिए f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू है a, एफ इनवर्स ए। इसी तरह से f2 की वैल्यू है b, एफ इनवर्स b, और f3 की वैल्यू है c। तो एफ इनवर्स ए वो मैंने पहले ही अज्यूम करा है, एफ इनवर्स ए क्या है 1, एफ इनवर्स b 2 और एफ इनवर्स c 3। तो देखिए ओरिजिनली मैंने जो x की वैल्यूज ली 1 2 3, वो 1 2 3 लेने पर मुझे फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 1 2 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट ये जो GOF होता था तो GOF नहीं होकर F इनवर्स OF, F इनवर्स OF इज इक्वल टू X, और सेमीकोलन लगाकर लिखेंगे हम वेयर
x belong to capital X. So it implies that F inverse OF is equal to IX. बताइए जी, और समझ में आ गया? फिर y के इक्वल आ जाएगा ऐसे ही। ऐसे ही जब मैं F इनवर्स निकालूंगा तो वो y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, छोड़ दूं? यस सर। अच्छा, अनिकेत समझ में आया? अनिकेत? यस सर, क्लियर। अच्छा, तो इसी तरीके से हम वो निकाल लेंगे एफ ओ, जैसे एफ इनवर्स ओ एफ निकाला, एफ ओ एफ इनवर्स निकाल लेंगे। फिर अगली कहानी, फिर हमें देखना है जी के लिए, तो जी वाला भी करूँ या छोड़ू? तो कर लेंगे जी वाले। जी के लिए ऐसे ही करना है ना, जी ऑफ बिल्कुल ऐसे ही जी। करना है, आप उसको जी इनवर्स मानेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आई एक्स और आई वाई प्रूव करना है, वहां पर आई वाई और आई जेड प्रूव करेंगे। इसको मैंने जेड माना है ना, इसलिए। ठीक है ठीक है, सर। एक चीज़ और पे, ये एफ इनवर्स हो गया जो अभी हमने निकाला, फिर हमने जी इनवर्स किया, ये जी ओ एफ का होल इनवर्स। वो अब जीओ एफ वाला बता दूं? वो वाला। अब जीओ एफ वाला देखिएगा। अब अभी हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड, ये प्रूव करना है कि जीओ एफ इनवर्टिबल है। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया सर। मतलब ये तो काफी लेंदी पड़ेगा वैसे। हाँ, ये वाला लेंथी पड़ेगा, ये वाला लेंथी पड़ेगा। वहां पर 1 1 और ऑन 2 है ना, तो 1 1 और ऑन 2 से ही हो जाएगा एफ और जी तो। लेकिन फिर जीओ एफ वाला है, तो जीओ एफ वाले को इस इनवर्स वाले प्रोसीजर से करके दिखा देंगे। हालांकि जीओ एफ भी 1 1 और ऑन 2 से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। सर जीओ लेकिन बस मुझे एफ, एक चीज समझनी थी, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी इसमें ना, मतलब जैसे आपने का इनवर्स निकाला, हमने 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दिया, इसका एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब, हमने उल्टा करके दिखा दिया, और फिर आई एक्स और आई वाई के इक्वल बता दिया एफ के इनवर्स के लिए। फिर हमने सेम जी के लिए किया, लेकिन जीओ एफ में तो फिर वो तो अलग अलग फंक्शन है, तो कैसे? हाँ, जीओ एफ अलग अलग फंक्शन है। अभी रुकिए बताता हूँ आपको जीओ एफ कैसे बनेगा। जैसे जीओ एफ मैंने अभी कहा था, ये जीओ एफ, इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यूज क्या क्या है? 1 2 3। तो जी ऑफ एफ वन, जी ऑफ एफ टू और जी ऑफ एफ थ्री, ये वैल्यूज हो गई। और F1 की वैल्यू है A, F2 की B और F3 की C। ये हो गया GA, GB और GC। GA की वैल्यू है एप्पल, GB की वैल्यू है बॉल और GC की वैल्यू है कैट। तो अब जो मेरे पास नया फंक्शन डिफाइन हुआ ना, GOF, वो ऐसा हो गया। यहाँ लिखेंगे आप GOF। GOF इज अ न्यू फंक्शन, जैसे कि एक फंक्शन होता है F या एक फंक्शन होता है G। तो GOF इज अ न्यू फंक्शन वेयर इन X take these three values 1 2 3, एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जीओएफ की जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है एप्पल बॉल कैट। एप्पल बॉल और कैट, 1 is related to एप्पल, 2 is related to ball and 3 is related to cat। तो जीओएफ का डोमेन हो गया x और जीओएफ का कोडोमेन हो गया z। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि ये जीओएफ एक नया फंक्शन हो गया। नाउ लेट देयर बी अ फंक्शन GOF inverse। Let there be a function GOF inverse such that, बस आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने F इनवर्स निकाला है ना, तो F ना लिखकर मैं उस F की जगह, पूरे F की जगह मैं GOF लिख रहा हूँ। GOF एक नया फंक्शन बन गया है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ। सर जैसे आपने कहा था ना, जब हम एफ एक्स लेते थे तो फिर उसका इनवर्स निकालने टाइम एक जी वाई लेते थे हम लोग। हाँ। लेकिन इस केस में जी एक अलग फंक्शन है। जरूरी थोड़ी जैसे अगर एफ एक्स है तो हम जी वाई से ही डिनोट करें, हम कोई और वेरिएबल लेके भी तो उसे डिफाइन कर सकते कोई और बिल्कुल सही, कोई और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जी ओ एफ इनवर्स की जगह हम कोई और, मतलब जैसे
मान हाँ लीजिए हाँ टू हाँ हाँ, उसमें से कर आप लें। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे जीओएफ है ना, तो ये जो जीओएफ है, हम मान सकते हैं कि जस्ट जीओएफ, मैं जीओएफ की जगह मान लेता हूँ कैपिटल एफ, ठीक है, ठीक और इसका जो इनवर्स होगा उसको आप मान लो कैपिटल जी। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा। इस वाले से जो मैं कह रही हूँ, ये हाँ, वाले से किस वाले से आसान कह रहे हो आप सर, जीओ एफ इनवर्स वाले से? वो नहीं नहीं, वो बार बार जीओएफ लिखने की बजाय आप सीधे सीधे एफ और जी लिखेंगे तो थोड़ा सा लिखने में आसान हो जाएगा, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ठीक है सर, ये हाँ, पूछना था। बताइए। अब let there be a function GOF inverse such that GOF inverse क्या एप्पल is equal to 1, GOF inverse ball is equal to 2 and GOF inverse cat is equal to 3। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फिर वही चीज देखिएगा कि GOF मेरे लिए F हो गया है एक तरह से। ये जैसे एक फंक्शन होता था f और एक फंक्शन होता था g। अब मेरे पास f की जगह है GOF, ठीक है, और g की जगह है, g इसका इनवर्स होता था, इसकी जगह है मेरे पास GOF इनवर्स, ये है। तो जब f और g होता था तो मुझे निकालना होता था GOF इज इक्वल टू IX, ये प्रूव करना होता था, और FOG इज इक्वल टू IY, ये प्रूव करना होता था। तो GOF जब मैं करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, GOF इनवर्स OGOF, ये करेंगे, है ना भाई, एक तरह से यही तो हो गया जी ओ, ये G की जगह GOF इनवर्स और बीच में O और F की जगह GOF इज इक्वल टू, ये मुझे प्रूव करना है किसके बराबर, IX के बराबर। नेक्स्ट FOG, FOG का मतलब GOF GOF इनवर्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर प्रूव करना है, आई वाई के। दोबारा बताओ सोचकर। एक सेकंड सर, पहले आ रहा है। GOF का डोमेन x, तो डोमेन, अब बताओ, बता आई दीजिए। आई वाई z के होगा। इक्वल, जेड, जेड सॉरी। समझ गए, हाँ सर आ गया। ठीक है, आई z के इक्वल, ठीक। सर अब ऊपर आई वाई लिखा हुआ है, एफ ओ जी। आई z इस वजह से क्योंकि GOF एक नया फंक्शन बन गया, जो f नहीं फंक्शन सर, था। ऊपर ऊपर एफ ओ जी हाँ इज इक्वल टू आई वाई, जैसे वो जो लिखा है आपने ऊपर। कहाँ पर, हाँ जैसे यहाँ पर लिखा था FOG इज इक्वल टू आई वाई, ये तो मैंने जनरल f और g के लिए बता दिया था, लेकिन हम ठीक GOF की बात कर रहे हैं तो आई वाई ना होकर आई z हो जाएगा। ठीक है सर। समझ गए, अब इसके आगे मैं करूँ या कर लेंगे? फर्स्ट वाले को बता दीजिए करके। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि GOF इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए IX के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको इधर करूंगा सर, ये है GOF इनवर्स ऑफ, ऑफ ना, हाँ चलो ऑफ लिख लेते हैं पहले, OGOF, तो ये ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू GOF इनवर्स और ब्रैकेट में GOF x, ठीक है, GOF x। अब GOF x में क्या वैल्यूज आएंगी, 1 2 और 3, x की तीन वैल्यूज, कैपिटल X है ना,
तो x की तीन वैल्यूज 1 2 3, तो इट implies that GOF इनवर्स ब्रैकेट में GOF1 GOF इनवर्स ब्रैकेट में GOF2 GOF इनवर्स ब्रैकेट में GOF3। तो GOF1 की वैल्यू क्या है? एप्पल। तो GOF इनवर्स एप्पल, GOF इनवर्स बॉल इज इक्वल टू GOF इनवर्स कैट। और मैंने इसको एज्यूम करा था GOF इनवर्स एप्पल इज इक्वल टू 1। तो ये 1, ये 2, ये 3। तो ओरिजिनल x की वैल्यू 1 2 3 लेने पर यहाँ पर भी वैल्यू 1 2 3 आ रही है। मैं बोलूंगा इट implies that GOF inverse O GOF is equal to x, semicolon, x belongs to capital X. It implies that GOF inverse O GOF is equal to IX. ठीक है? ठीक है सर। इसी सर तरीके इसी से तरह आई जेड का होगा। इसका उल्टा भी कर लेंगे ना? यस सर, ठीक है। ठीक है, ओके, एक मिनट। तो अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। अभी बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अनिकेत ने मैसेज किया। चलिए ठीक है, हाँ जी बेटा बताओ कौन सा? सर पहले तो एक क्वेश्चन नंबर 2 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट। वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये तो आसान है, यही वाला है। ये तो थ्योरम वन को यूज करके। मतलब बेसिकली वैसे ही करना है ना कि जैसे हमने पहले ऑफ एच की टर्म्स में कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके वो राइट हैंड साइड ले आए। यही चीज है ना, मैंने एक बार बस किया बस था, तो पूछना था। फिर बताओ सर करके दिखाऊं? सर देखो एक बार करने का एक तरीका है, 2 मिनट में हो जाएगा। रुको बताता हूँ। ये तो सर मैं आपको लिख के भेज दूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा मैं राइटिंग तरीका ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप करके भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है सर। बस अब ये याद क्वेश्चन रखना, नंबर ये याद रखना जैसे f प्लस जी, मतलब LHS को अलग सॉल्व करूंगा, RHS को अलग सॉल्व करूंगा। जैसे f प्लस जी है और उसके आगे OH लिखा हुआ है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें O को हटाना है और HX लगाना है। ठीक है सर, ये कर लिया था, ऐसे ही किया था, आपको मैं भेज दूंगी। आप भेज देना, फिर मैं बता दूंगा उसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं। और बताइए और कौन सा? और सर क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 वाला देखते हैं। इसमें f एक फंक्शन दे रखा है -1 to 1 से लेकर r तक, गिवन बाय fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1। ये दे रखा है कि ये जो फंक्शन fx है ना, ये 1 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1। सर इसमें पहली बात तो 1 1 क्या कहते हैं, हमने प्रूफ कर लेंगे, फिर ऑन टू प्रूफ कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है ये सेकंड पार्ट में कैसे, मतलब देखो ऐसा इनकी है, रेंज। बता रहा हूँ। इनवर्स जो पूछा है यही तो पूछ रहे हैं ना, जो इनवर्स पूछ रहे हैं ये लोग। यस सर। हाँ जी। देखो इनवर्स निकालने के लिए जैसे ये 1 1 है, तो 1 1 तो इसमें दे रखा है, 1 1 मुझे प्रूव नहीं करना है। इसमें दिया है कि शो दैट द फंक्शन दिस, अच्छा नहीं 1 1 प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है। 1 1 कर लिया प्रूव? यस सर, कर लिया था y अपॉन y प्लस 2 से। तो सर x पर y इक्वल आ गया, डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, ऐसे ही करेंगे ना इसको इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल, fx is equal to fy रखने पर अगर x is equal to y आ जाता है तो फंक्शन आपका 1 1 है। यही करा होगा आपने। तो जैसे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना x अपॉन x प्लस 2, वैसे ही हम रखेंगे y प्लस y अपॉन 2, मतलब y प्लस 2। हाँ हाँ, y upon y plus 2, यस। तो फिर x और y और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 2, ऐसे ही इसको करना है ना, लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों इक्वल रखने पर x और y आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है सर। और और वो बाकी फिर हमने ऑन टू प्रूफ किया। हाँ, बाकी ऑन टू प्रूव करा। फिर ऑन उसके टू बाद ऑन टू हो एफ जाएगा। ऑफ जी और जी ओ एफ भी क्या करना है इसमें कुछ। हाँ वही चीज करनी है। इसमें जरा देखो ऐसा होगा कि मेरे को बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि fx is equal to x upon x plus 2, x upon x plus 2, ये गिवन है। अब इसमें हम ये कहेंगे कि लेट वो x को निकालेंगे y की टर्म्स में, ये y हो गया, ये आप कर चुके होंगे, यस सर। है ना। तो ये हो गया y into x plus 2 is equal to x is equal to yx plus 2y is equal to x, x वाले टर्म को इधर ले आओ, yx minus x is equal to minus 2y minus 1 कॉमन ले लो, बाकी हाँ माइनस x कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 minus y is equal to minus 2y, माइनस से माइनस करके आ 1 minus y is equal to 2y upon x, y is equal to 1 minus 2y upon x, यही आ रहा है। क्या कर दिया मैंने, सॉरी एक मिनट सर नहीं, x is equals to समझ गया 2y upon 1 minus y। बस x is equal to 2y upon 1 minus y, ठीक है, यही आया आपका भी। यस सर, यही आया था। और इसको हमने क्या मान लिया था, gy, इसको gy मान लिया। अब इसके बाद में मुझे इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है। सर GOF और FOY निकाल लिए तो वो IX और IY के इक्वल आ गया था। बस हो गया। तो फिर सर हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस GOF is equals to IX और FOG is equals to IY, so the inverse is GY, ये लिखना है। बस अच्छा, और सर फिर क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड आ गया, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बस एक चीज पूछनी है, जैसे fx is equals to x square plus 4 है, तो हम पहले इसको 1 प्रूव किया, जैसे y square plus 4 आ गया। लेकिन इसमें एक चीज आ रही है, जैसे x square is equals to y square, तो आपने कहा था x is equals to plus minus y आ गया। लेकिन इस केस में मुझे ये पूछना है कि 1 1 हो नहीं सकता, तो हमने इसमें ये केस लेके चला कि r प्लस हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, तभी हमने पॉजिटिव कंसिडर करके 1 1 प्रूव किया। बताओ देखिए इसमें क्या है कि जैसे पहली चीज तो ये है कि इसमें ना रियल नंबर नेगेटिव वाले लेने ही नहीं है। जो फंक्शन f है उसका डोमेन दे रखा है r प्लस, ये है ना r प्लस द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव रियल नंबर तो लेने ही नहीं है। इस चीज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या आगे करके बताऊं? सर बस एक चीज, जैसे 1 1 में हम लोग x और y इक्वल रखते हैं ना, एक मिनट आप वैसे रख के देखिए, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 4। हाँ ठीक है समझ गया। फिर ठीक है सर, फिर उसके x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे ना, क्योंकि आपने जब हमें एग्जांपल्स करवाए थे तो उसमें एक लिखवाया था x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y। हाँ तो उसमें आपने कहा था कि ये 1 1 माइनस वाई वाले को ड्रॉप कर दो, बिकॉज x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही है, नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है सर, बस यही था, कंफर्म करना था एक बार। बस यही चीज सही समझ रहे हो। और फिर 7th वाले क्वेश्चन में ये मतलब 7th और 8th एक जैसे ही है, थोड़े थोड़े 7th और 8th एक जैसे हैं क्योंकि इन्वर्टिबल प्रूव करना है। आप एफओजी और जीओएफ दोनों से करोगे इसको। और जैसे 8th वाला है, 8th वाला आपने 1 1 और ऑन 2 अलग तरीके से निकाला है, 1 1 और ऑन 2 प्रूव हो गया तो भी इन्वर्टिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, मैंने एक सॉल्व इसको करके देखा था, मैं आपको भेज दूंगी, आप उसका वो चेक कर लीजिएगा कि लिखा ठीक से है कि नहीं। ठीक है। और दूसरा जो है ना, इसमें जो इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वाई दे रखा है, हम लेते हैं उसको जीवाई, हम उसको जीवाई लेते हैं। तो ये ध्यान है ना कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। यस सर, ये याद है। ठीक है ठीक है। और 9th करा, 9th? यस सर, 9th भी हो गया, ये हो गया। 9th में भी वही परफेक्ट स्क्वायर वाला फंडा लगेगा। यस सर। सर एक चीज, जैसे ये 4th वाले क्वेश्चन एक बार आप देखिए, मैं भूल गई 4th वाला ऊपर। ठीक है, fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4। इसमें FOG नहीं निकालकर FOF निकालना है। सर x के इक्वल आ गया, इसमें लिखा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो f ही f का इनवर्स होगा। f का इनवर्स f ही होगा इसमें। सर ऐसे क्यों था, मैं कंफ्यूज हो गई, ऐसा क्यों किया इसमें? देखिए अगर मान लीजिए GOF x के इक्वल आ जाता, GOF वो अगर x के इक्वल आ जाता तो हम क्या बोलेंगे कि तब G क्या है, G F का इनवर्स है। यहाँ FOF ही x के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब f ही f का इनवर्स है। अच्छा ठीक है सर, तो 10th वाला सॉल्व करके बता दीजिए, 10th और 12th। 10th और 12th ठीक है।
इसमें देखिएगा, let f x to y be an invertible function. Be an invertible function. अच्छा, show that f has unique inverse. ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है कि f हैज यूनिक इनवर्स। f का जो इनवर्स है वो यूनिक है, f के इनवर्स दो नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में है क्या, ऐसा ही होता है कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है उसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक ही होता है, ऐसा नहीं होता कि उसके दो इनवर्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ना जो उसके इनवर्स हैं f के इनवर्सेस को आप दो अलग अलग इनवर्स मान लेंगे, एक g1y और एक g2y। और फिर जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई g1y और g2y ये दोनों तो अलग अलग फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन है। देखिए कैसे, मैंने कहा लेट द इनवर्स, लेट देयर बी two inverses of the function fx, that is एक को मान लो g1y, एक को मान लो g1y और एक को मान लो g2y। हमने कहा कि fx के दो इनवर्सेस हैं, एक तो है g1y और एक है g2y। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि सो g1y और g2y। सर हम इसका कोई एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे कोई हम फंक्शन सपोज कर लें ऐसा कुछ? अरे बता रहा हूँ ना, वही तरीका अपनाना है। इसमें दो फंक्शन है तो इसका मतलब अगर इनवर्स होता है ना तो हम ऐसे लेकर चलते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, तो g ओ f जो है वो आना चाहिए x के बराबर, जिसको हम बोल देते हैं कि x बिलोंग टू कैपिटल x, तो ix। और f ओ g जो है ये आना चाहिए y के बराबर, जिसमें हम बोलते हैं y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। देयरफॉर उसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन i y बोल देता हूँ। तो इसी तरीके से जब इसके दो इन्वर्सेस हैं तो f ओ g1, f ओ g1 ये भी y के इक्वल आना चाहिए, एंड f ओ g2 ये भी y के इक्वल आना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? यस सर, आ गई। ठीक है, अब जब f ओ g1 और f ओ g2 दोनों y के इक्वल हैं, इट इंप्लाइज दैट f ओ g1 इज इक्वल टू f ओ g2। फिर वो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ g1 y इज इक्वल टू f सर ऑफ, ये हमने सपोज किया है अभी, हाँ जी, ये हमने सपोज करा है अभी ना स्टार्टिंग में। कुछ भी सपोज नहीं करा है। सिर्फ एक चीज सपोज करी है कि फंक्शन तो दे रखा है मेरे को fx के दो इनवर्सेस है, मुझे प्रूव क्या करना है कि fx का यूनिक इनवर्स है। यूनिक इनवर्स मतलब एक ही इनवर्स है उसका, दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकते। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने ये सपोज करा है कि उसके दो इनवर्स हैं। ठीक ठीक है, है सर। हम जानते हैं एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होता है। हम जानते हैं कि एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होता है, हमने ऑन द कॉन्ट्रेरी ये मान लिया कि इसके दो इनवर्सेस हैं अलग अलग। तो एक हो गया g1y और एक हो गया g2y। ठीक, तो अब मैं f of g इज इक्वल टू y होता है तो जब g1 भी इसका इनवर्स है तो f of g1 इज इक्वल टू y, g2 भी इसका इनवर्स है तो f of g2 इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब f of g1 और f of g2 दोनों इक्वल हो गए बिकॉज़ बोथ आर इक्वल टू y।
ठीक है सर, मतलब ये चीज तो हमें जैसे पता है कि इनवर्स है तो y के इक्वल होगी, तो हमने इक्वल साथ में रख दिया। हाँ ये किया। हाँ ठीक हाँ। है। तो अब एफ ऑफ जी वन का मतलब हो गया एफ ऑफ जी वन बाई एफ ऑफ जी टू का मतलब एफ ऑफ जी टू बाई, ये भी क्लियर। ठीक है सर। और जब फंक्शन एफ इन्वर्टिबल है तो वो वन वन भी होगा, और जब वन वन है हम ये करेंगे सिंस, ठीक है सर। ठीक है। आगे तो समझ गया ना। ठीक है फिर। अच्छा, इसमें जो लाइन लिखी है यूज वन वन एस, मतलब यही चीज है। हाँ, सिंस एफ इज इन्वर्टिबल सो एफ इज आल्सो वन वन, ये वन वन तो होगा ही होगा। और जब वन वन होता है तो हम क्या रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखने पर एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है, तो अंदर वाली टर्म इज इक्वल टू अंदर वाली टर्म, तो जी1 वाई इज इक्वल टू जी2 वाई आ गया। इसका मतलब ये जी1 और जी2 अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, दोनों इक्वल है। देयरफॉर अच्छा, मतलब ही सर इज, बेसिकली क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट किया कि हमने पता है कि जैसे अगर एक फंक्शन इन्वर्टेबल है, उसका जो इनवर्स है जैसे वो जी वाई के इक्वल है। हमने मान के चला कि दो हैं, वन जी वन हाँ वाई और जी हाँ टू वाई। हाँ, हमने इक्वल रखा वाई वाई के, फिर उसके बाद वाई को साथ में लिया दोनों को, जी वन बिल्कुल वाई। बिल्कुल। ये वही वाली चीज है, अगर आपको याद हो 2 साल पहले आपने टेंथ में ना रियल नंबर में वो पढ़ा होगा कि हमें किसी नंबर को अगर रैशनल इररेशनल प्रूव करना होता था तो हम उसको शुरुआत में रैशनल मानकर चलते थे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये वही चीज है कि मैं तो मानकर चल रहा था कि दो अलग अलग इनवर्स हैं, लेकिन बाद में जो जो कंडीशंस दे रखी हैं एज पर दोज कंडीशंस, ये हमारा आ गया कि जी1 और जी2 तो दोनों इक्वल है, मतलब दो अलग अलग इनवर्स नहीं है, तो आवर assumption was wrong and hence by the method of contradiction सर has मतलब only one inverse। सर इसका मतलब ये वही चीज है जैसे कॉन्ट्रडिक्शन में जो चीज हमें लानी होती थी उसका उल्टा लेते थे, ये उसका उसमें उल्टा वो लेते काफी। थे, यस 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 वही। अच्छा ठीक है। ओके ठीक है सर। अच्छा, और और कौन सा सर बताया था, ट्वेल्थ? 12। ट्वेल्थ, f x to y be an invertible function so that the inverse f inverse, so that the inverse of f inverse is f, inverse of f inverse, f inverse का inverse f ही होगा। हाँ ये तो ठीक है, कोई एग्जांपल लेकर कर सकते हो। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 a b c, फंक्शन है ऐसा ले लिया कि 1 का इमेज है a, 2 की इमेज b और 3 की इमेज c, ये ले लिया। तो सीधी सीधी बात है कि f1 is equal to a, f2 is equal to b, f3 is equal to c। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स a is equal to 1, f inverse b is equal to 2, f inverse c is equal to 3। ये वैल्यूज आ गई। अब अगर इनवर्स का इनवर्स ले लें तो वो f के बराबर आ जाएगा, जरा देखो कैसे, f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ये निकालना है। तो f इनवर्स और वो हटा देंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा f इनवर्स, ये है x और ये है y, तो f इनवर्स हमेशा y का होगा, is equal to f इनवर्स ऑफ f इनवर्स y। f इनवर्स y क्या है, सर ये 11th जैसा, एक मिनट एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरे को वही चीज लग रही थी, पर आप देख लीजिए 11th के जैसा है ये। 11th के जैसे ही तो है, सेम टू सेम। अरे मैंने एग्जांपल गलती से 11th वाला ही ले लिया, 1 2 3 ABC, ठीक है है सर। ना, ठीक है फिर वैसे हो जाएगा ना। एग्जाम्पल लेके ही कर दूंगा सॉल्व। 11th और 12th, हाँ एग्जांपल लेकर ही सॉल्व कर देना, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तो सेम हो गया फिर। ठीक है सर। हो हाँ, गया सर, यही क्वेश्चन थे। चलो। सर आपसे चीज पूछनी थी, ट्रिग्नोमेट्री कब स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यस सर, क्योंकि मेरे ना जुलाई के फर्स्ट वीक से टीचर्स कह रहे थे कि टेस्ट है, और पहली बुक पूरी आएगी और शायद इंटीग्रेशन की भी स्टार्टिंग किया है, एक अच्छा एक अच्छा अच्छा।
चलिए ठीक है, देखो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस तो सिलेबस में है नहीं, उसके बाद मिसलेनियस करना है। और मिसलेनियस जो है वो मैंने मेन बैच में मिसलेनियस छोड़ रखा है, तो मैं मेन बैच के साथ ही करा दूंगा। तो ठीक आप है एक काम करते हैं, कल से हम रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं स्टार्ट इस वाले बैच में, ठीक है सर। है ना? अभी तो सर टाइम है, तो फिर अभी थोड़ा सा बेसिक्स फर्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो छोटी सी है जितना मैंने पढ़ा था। कौन सी वाली? जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली, अच्छा ये वाली जो है, इनवर्स ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की, ये एक स्टार्ट मिनट कर लेते हैं। देखता हूँ। मिसलेनियस के मैं ट्राई करूंगी क्वेश्चंस, और बाकी मेंस वाले के साथ डिस्कस तो हो आप जाएंगे एक जो काम रह करो, सुनो सुनो, एक काम करो, इसमें जो है ना, आप आ जाओ पेज नंबर 40 पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पेज नंबर 40। यस सर, खोल लिया। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ और इसमें ना मिसलेनियस बचाया नहीं, तो मिसलेनियस वाला मेन बैच के साथ कर लेंगे, क्योंकि मेन ठीक बैच है में सर। वो अभी कवर नहीं हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, कोई सर बाकी एक दो क्वेश्चंस के जिनके लिखने में डाउट्स थे, वो मैं आपको भेज दूंगी, आप उसका राइटिंग वाला स्टाइल चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो तुमने ठीक करा या नहीं करा वो मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है सर। ओके। देखिए इसमें ना एक चीज हमें देखनी है कि जो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम साइन एक्स की बात करते हैं सबसे पहले। अभी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर मान लीजिए मैं साइन एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? तो मैं x यहाँ पर क्या है, x मेरे लिए हो गया एंगल, है ना? x एंगल हो गया। तो अब x की वैल्यू हम लेते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये बेसिक वैल्यूज थी जो हमने 10th क्लास में ली थी। 11th क्लास में क्या करा हमने, बड़ी बड़ी एंगल की वैल्यूज भी निकालनी शुरू कर दी। तो हम ये जानते थे कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है +1, और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है -1। ठीक है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आती है +1, यानी कि साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है। अब हम ये कह सकते हैं, ये जो -1 है, इस -1 का मतलब क्या हो गया, एक तरह से लिख लीजिए आप यहाँ पर माइनस साइन π/2, और ये हो गया 1 को बोलेंगे साइन π/2। तो अब मैं क्या कहूंगा, इस माइनस साइन π/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन माइनस π/2 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन π/2। ठीक है, तो अब देखिए इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर भी साइन, थ्रू आउट साइन हो गया। तो इसका मतलब x की रेंज आ गई मेरे पास -π/2 से +π/2। ये चीज समझ में आ गई? यस सर, आ गई। ये आ गया आपका -π/2 से +π/2। तो देखिए, सर -1 की जो वैल्यू होती है साइन की, वो 270 पे होती है ना? हाँ 270 जो है, 270 को -90 बोलते हैं। बताता हूँ कैसे। हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़े हैं पॉजिटिव एंगल्स, तो पॉजिटिव एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। तो ये कैसे आ रहे हैं कि मैं ऐसे चला हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यस सर, ASTC है ना ये तो, हाँ ASTC तो। BSTC वाला। अब अगर मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगूं, तो ये 0 डिग्री है, तो अब हर एक एंगल के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो दिस 270 डिग्री इज नोन एज -90। ठीक है इसी सर। को -90 बोलेंगे। 180 को क्या बोलेंगे, -180। ठीक है 90 को सर। क्या बोलेंगे, -270।
समझ गए? यस सर, आ गया। ठीक है, तो इस वजह से है ये वही चीज 270 डिग्री, लेकिन हमने लिखा कि -π/2 से +π/2। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमने क्या करा, हमने देखा कि sin x की रेंज -1 से 1 है, तो sin x का जो एंगल है ना ये x, इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2। ऐसे ही हम cos का निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम tan का निकाल सकते हैं, sec का cosec का निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकालना अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो निकाल कर दिखाना आपके सिलेबस में नहीं है कि आप उस चीज को प्रूव करके दिखाएं। तो आप पेज नंबर 40 पर जो एक छोटी टेबल दे रखी है, बस वो छोटी टेबल को आप रख लेना। ठीक है, जैसे टेबल है, मैं यहाँ से ये चीज वो मिटा रहा हूँ। निकलते सारे ऐसे ही है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कंसिडर करके ऐसे ही हाँ निकलती है ना हाँ रेंज। हाँ हाँ, बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंसीडर करके। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं 10 की बात करता हूँ, तो 10 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, इंफिनिटी तक। इन्फिनिटी, यस हाँ ठीक 10 है। की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इंफिनिटी तक। इंफिनिटी कहाँ पर आएगा, इंफिनिटी आएगा π/2 पर। हमें मालूम है ना 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। यस सर। ऐसे ही अगर 10 की मिनिमम वैल्यू देखें, तो 10 की मिनिमम वैल्यू जाएगी -इंफिनिटी तक। -इंफिनिटी कहाँ आएगा, 10 -90 पर। क्यों, क्योंकि 10 -90 क्या होता है, मुझे मालूम है, 10 - थीटा, 10 सर एक बार -थीटा। tan को और कोसेक का बता दीजिए। ये भी बता देते हैं, ये मिटा दो ना साइन वाला। यस सर। सर अब एक चीज, देखिए और ये ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं, मतलब जो ग्राफ्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो रेंज डोमेन वाले। भाई, पिछले 20 साल से तो पूछे नहीं गए। जो 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑब्जर्व करे हैं, पिछले 20 साल में तो पूछे नहीं गए, इंक्लूडिंग पता दिस नहीं, 2020। वो सर पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे स्कूल में कहते थे कि जैसे ना लास्ट टाइम क्या हुआ था 11th के फाइनल्स में, वो कह रहे थे हाँ कि हो सकता है कि उसकी रेंज और डोमेन जो होती है, जो पॉजिटिव वाले ग्राफ्स थे, इनवर्स के नहीं, जो नॉर्मल थे, उनके कहते हाँ, रेंज और डोमेन पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था अगर आपको जब टाइम मिला तो वो भी समझा दीजिएगा, ग्राफ्स जब इनवर्स के जब भी हम और पूरा उसके कर भी। लेंगे ना, सुनो, जब हम पूरा कर लेंगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल में वो चीज बता दूंगा। वो पेपर के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट अगर मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स वो पेपर में आएगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ये तो छोड़ दी। तो क्योंकि मतलब मैं भी चाहूंगा कि आप सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही है, तो उस चीज को आप छोड़ो, अभी ठीक जरूरत है नहीं सर। है। जब सिलेबस हो जाएगा तब एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर कर लेंगे उसको। ठीक है सर। अब जैसे sin x का देखा, इसी तरह से मैं बात करता हूँ tan x की। तो tan x बिल्कुल sin x का ही भाई है। मैंने कहा कि tan x की मैक्सिमम वैल्यू होती है इंफिनिटी, और कोई भी टर्म इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मैंने लेस देन लिखा है, सिर्फ लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा। ठीक, ठीक इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए, और tan x की मिनिमम वैल्यू होती है -इंफिनिटी। अब मैंने ये बोला कि -इंफिनिटी का मतलब -tan π/2। अब आपको समझ में आ गया होगा। और इंफिनिटी का मतलब प्लस का tan π/2, माइनस को अंदर ले आएंगे तो tan -π/2 tan x, और ये हो गया tan π/2। अब ये भी tan, ये भी tan, ये भी tan, तो इसका मतलब tan को हटा दो और x की रेंज क्या हो गई, -π/2 से +π/2। अब आप क्या करिए, ये जो x है, ये x बेसिकली क्या है, ये इसका एंगल है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि x बिलोंगिंग टू, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू एंड दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल बन जाएगा, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल याद है। यस सर, याद है। ठीक है, तो अब आप इसी में पेज नंबर 40 में आप सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए। सेकंड लास्ट जो दे रखा है वो tan इनवर्स का दे रखा है, और राइट मोस्ट पर देखो -π/2 से +π/2। ये यस सर, वहाँ ठीक है सर, याद है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो x है, ये x ही क्या होता है, ये x ही tan इनवर्स x है। ये tan इनवर्स फंक्शन देखो कैसे। मैंने बोला कि अगर tan x है, मैंने इसको ऐसे कह दिया कि ये सर हमारी एंगल की क्या रेंजेस हैं। चीज, ये हमारे एंगल की रेंजेस हैं, बिल्कुल जो सही, ये एंगल। एंगल की रेंज है।
ये एंगल की रेंज है। एक्चुअल में ये x की वैल्यू आई है, तो x तो आप कहेंगे कि x तो हम हमेशा डोमेन के लिए लेते हैं, है ना? तो x तो हम हमेशा डोमेन के लिए लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन होता है वही रेंज हो जाता है, और जो रेंज होता है वही डोमेन हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना इनवर्स में। यस सर, तो मैं ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने क्या लिखा था, fx is equal to tan x, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर fx is equal to tan x, और fx मतलब फंक्शन ऑफ x, इसको मैं लेता हूँ y is equal to tan x। अब इस tan को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो गया tan इनवर्स y, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये tan इनवर्स y की रेंज हो गई, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो ये जो टेबल है, तो ये टेबल है आपकी, और इस टेबल के अलावा जो सीधी सीधी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है तो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, अब जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 को करना किस तरीके से है, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 ये भी करने किस तरीके से है, इसको करने से पहले मेरी ना एक चीज नोट कर लिया, ये मैं मिटा रहा हूँ सारा। इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन है y is equal to sin x, y is equal to sin x गिवन है मुझे। मैं साइन को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स y is equal to x। ये चीज समझ में आ गई? यस सर, आ गई। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। जो y is equal to sin x है, it implies that y is equal to 1 upon cosec x। ठीक है, अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, तो 1 upon y is equal to क्या हो जाएगा, cosec x। यहां से मैं कहूंगा, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, cosec इनवर्स 1 upon y। ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। भाई cosec इनवर्स इधर आ गया, इससे क्या समझ में आता है कि x cosec इनवर्स 1 upon y भी x के इक्वल, sin इनवर्स y भी x के इक्वल। इट इंप्लाइज दैट sin इनवर्स y, अगर मुझे sin इनवर्स को, अगर मुझे देखिए sin को cosec में कन्वर्ट करना होता था तो मैं पूरा रेसिप्रोकल कर देता था, लेकिन अगर sin इनवर्स को cosec इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, cosec इनवर्स 1 upon y। समझ गए? अगर यस सर। साइन का करना होता था तो साइन एक्स को पूरे का रेसिप्रोकल होता था, मतलब 1 अपॉन cosec x जो है वो पूरा का पूरा साइन एक्स के बराबर होता था। लेकिन अगर साइन इनवर्स को cosec इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट के अंदर वाले का रेसिप्रोकल करेंगे, बस पूरे का नहीं करेंगे। सर यही चीज फिर cos और sec और tan और cot में होगी? सब में ऐसे यही भी? होगा, अच्छा। सब में यही होगा। तो कुछ रूल्स हैं, जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 42, जो अब मैं आगे पेज नंबर 42 पर कुछ फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी में बोल्ड में लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूलों को यूज करके आपकी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगी। देखिए हमारा पेज नंबर 42 पर नीचे दे रखा है sin इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, दिखाई दे गया? सर कहाँ पे? पेज नंबर 42 42, इसमें बिल्कुल नीचे देखिए बोल्ड में लिखे हुए हैं फॉर्मूले। ओके सर, देख लिया। sin इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, दिखाई दे गया? यस सर, देख लिया। Similarly, cos inverse 1 upon x is equal to sec inverse x, and third formula tan inverse 1 upon x is equal to cot inverse x। तीन फॉर्मूले तो ये हो गए जो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? यस सर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 है,
वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे ये होता था ना हमारा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा वाला। हाँ हाँ बिल्कुल उसी की तरह साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स और उसके अलावा है cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। ये तीन फॉर्मूले तो सीधे सीधे समझ में आ रहे होंगे। ये साइन tan और cosec इन तीनों में माइनस का बाहर आ जाता था माइनस साइन। वही काम है और जैसे cos इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या कहते हैं पॉजिटिव में तो आएगा cos इनवर्स एक्स, इसमें तो कुछ और दे रखा है। इसमें बिल्कुल सही। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है cos इनवर्स माइनस एक्स को दे रखा है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो सर ऐसा क्यों? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसको क्या करेंगे, अगर कहो तो इसको प्रूव करके दिखाऊं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। देखिए ऐसा होता है कि जैसे ये है cos इनवर्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये क्या होता है कि यहाँ पर ना एक एक दिक्कत क्या आती है कि जैसे cos है वो हर पाई पर अपनी वैल्यू बदलता है। cos जो है वो हर पाई पर अपनी वैल्यू बदलता है और वैल्यू क्या कर लेता है, वो अपनी नेगेटिव वैल्यू कर देता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि जैसे ये क्वाड्रेंट रूल है 0 डिग्री और 90 डिग्री को अब मैं पाई बाई 2 बोल रहा हूँ बिकॉज मैं इससे रिलेट करना चाहता हूँ उसको कुछ। 0 डिग्री पाई बाई 2 या इसको 0 डिग्री ना बोलकर 0 ही बोलो अगर रेडियन की बात कर रहे हैं। और ये हो गया पाई, ये हो गया कितना 3 पाई बाई 2 एंड नाउ इट इज 2 पाई। तो 0 पर वैल्यू क्या होती है cos की -1 और पाई पर वैल्यू क्या होती है, और 0 पर 1 और पाई पर -1। समझ गए? यस सर। 0 पर 1 3 और पाई बाय 2 पे 0 होगी। क्या 3 पाई बाय 2 पे 0 होगी। बिल्कुल सही। जब पाई बाई 2 पर 0 है तो 3 पाई बाई 2 पर भी 0 होगी। तो अच्छा। sin 90 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं ना, जितने भी मल्टीपल्स पॉजिटिव नेगेटिव सारे, वो सारे के सारे 0 होते हैं। याद करो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करी थी 11th में, cos थीटा इज इक्वल टू जब 0 होता था तो हम लिखते थे थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये तो सर यहाँ आ पर गया। n क्या होता था, n जनरल बिलोंग्स टू सॉल्यूशन है ये। हाँ जनरल सॉल्यूशन है ये। जनरल सॉल्यूशन। हाँ वही वही सही कह रहे हो। तो जनरल सॉल्यूशन में जब cos थीटा 0 होता था तो 2n + 1 पाई बाई 2, लेकिन जब sin थीटा 0 होता था या tan थीटा 0 होता था तो हम सीधा सीधा बोल देते थे थीटा इज इक्वल टू n पाई। याद है? यस सर। हाँ तो ये वही वाली चीज है कि यहाँ पर हर एक पाई पर वैल्यू चेंज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मैंने कहा 0 पर 1 है तो पाई पर -1 है। तो अगर इसको वापस +1 बनाना है, अगर इसको वापस +1 बनाना है तो आप इसमें एक माइनस साइन और इंक्लूड कर देंगे आप। तो होगा क्या कि जैसे हमने बोला कि cos इनवर्स माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि पाई के अंतर पर cos इनवर्स माइनस एक्स का cos इनवर्स एक्स बन जाएगा पाई के अंतर पर। तो हमने पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये cos इनवर्स माइनस एक्स के बराबर हो। बस ये चीज है। उसी तरीके से एक आप बार ये दोबारा सोचो। बता दीजिए सर, नहीं समझ हाँ आया। नहीं समझ में एक आया? बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, ये देखो इधर यहाँ पर कहीं 30 डिग्री होता था एंगल, 30 डिग्री पर वैल्यू क्या आती थी cos की, √3/2। √3/2। इस 30 डिग्री में 180 डिग्री ऐड कर दो, 180 डिग्री ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 210 डिग्री। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी ऐसे ही बता दो बस। -√3/2। -√3/2। तो होता क्या है कि आप जहां जहां 180 डिग्री ऐड करते चले जाते हैं तो वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी बस। तो हमने क्या करा, जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, तो इसमें मैंने ये बोला कि cos इनवर्स माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपका जो वैल्यू लेने का मन करे आप वो वैल्यू ले। मैं तो इसमें क्या करूंगा, बहुत आसान वैल्यू एक देखता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। मैं तो 1 ले रहा हूँ वैल्यू,
मैंने कहा cos इनवर्स -1 मतलब x की जगह 1 ले रहा हूं मैं प्लस cos इनवर्स 1 ये सिंपल वाली वैल्यू ली मैंने। तो cos इनवर्स -1 cos के टेबल में -1 कितने एंगल पर आता है मालूम है ना पाई पर। तो ये तो हो गया पाई प्लस cos इनवर्स 1 कब आता है 0 पर। तो पाई प्लस 0 आ गया ना पाई के बराबर। पहली चीज तो ये। हम और कुछ लेते हैं चलो आसान वैल्यू और आसान वैल्यू लेते हैं ये √3/2 और -√3/2 ले लेते हैं। सर आपने स्टार्टिंग में ये क्या बताया था कि मतलब जैसे नेगेटिव चाहिए तो पाई में से माइनस कर दिया उसको। वो ऐसे बताया था कि जैसे cos इनवर्स -x मेरे को निकालना है ना तो वो यहां से आ गया कि cos इनवर्स -x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ इज इक्वल टू पाई के दोनों का सम पाई के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर कोई एक वैल्यू निकालनी है मान लो नेगेटिव वाली वैल्यू निकालनी है तो पाई में से सबट्रैक्ट कर देंगे उसको। मान लो पॉजिटिव वाली पॉजिटिव वैल्यू को। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है आप उसको उसकी जो जैसे नेगेटिव निकालनी है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को पाई में से माइनस कर देंगे ठीक और है सर। पॉजिटिव निकालनी है तो नेगेटिव वाली वैल्यू को पाई में से माइनस कर देंगे ऐसा करना होता ठीक है सर आ गया समझ में। है। हाँ तो ये लेकर चलेंगे और बिल्कुल यही रिलेशन sec इनवर्स में भी लगेगा कि sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई इनवर्स पाई माइनस sec इनवर्स x होगा और cot इनवर्स -x वो भी पाई माइनस cot इनवर्स x होगा। सर ठीक है जैसे अब क्या कहते हैं tan x जो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो अब उसमें हाँ हमने जैसे मान लिया कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो गया। हाँ लेकिन उसमें क्या कहते हैं cot माइनस थीटा में तो फिर माइनस cot थीटा होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है ना कि कॉट जो होता है कॉट बिल्कुल इसका उल्टा चलता है। वो ऐसे चलेगा कि हमने कहा कि साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है जो साइन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी इनफाइनाइट लेकिन कॉट में जो आती है वो मिनिमम वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आता है। आप ये देखोगे कि अगर टेबल हम साइन में देखेंगे तो साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है आप इन्फिनिटी कह रहे हो। ना साइन साइन मैंने बोला क्या मैं टैन कहने साइन वाला। बोला सर आपने। अच्छा तो मैं गलती से बोल गया होगा बट tan बोलने वाला था कि tan की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होती है इनफाइनाइट होती है। ठीक है लेकिन सर। जो cot है cot की मिनिमम वैल्यू आपकी जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। पता होगा यस सर ठीक है। है ना। तो ये उसका उल्टा चलता है और इसका भी फिर प्रूफ करेंगे काफी लंबा है प्रूफ कहो तो करवाओ जरूरत है नहीं इसकी भी। जैसे हमको ये तीन फॉर्मूले बस याद रखने हैं कि cos इनवर्स sec इनवर्स और cot इनवर्स इनका जो सर नेगेटिव वैल्यू प्रूफ लेते करके तो हैं। नहीं जाते। नहीं प्रूव करने के लिए कभी नहीं आएंगे। ठीक है सर। प्रूव करने के लिए कभी नहीं आएंगे अगर आते आते होते तो वो यहाँ पर भी दे रखा होता है एनसीईआरटी में। ठीक है सर। हाँ तो वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने देखा क्वेश्चन अगला जो फॉर्मूला है फोर्थ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ऐसे ही cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो ये चार फॉर्मूले यूज करके आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ना ये एक्सरसाइज 2.1 ये बड़े आराम से हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसका पहला क्वेश्चन देखूं साइन इनवर्स -1/2 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखें एक बार। यस सर देख लेते हैं। देखिए जैसे साइन इनवर्स -1/2 है मैं ये मिटा रहा हूँ। कुछ इसमें क्वेश्चन शुरुआत के जो एक्सरसाइज 2.1 वाले हैं ऐसे ना ओरली हो जाएंगे आपसे। तो एक्सरसाइज 2.1 का जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो साइन इनवर्स -1/2 आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। क्योंकि माइनस है माइनस साइन बाहर आ जाएगा माइनस और ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ साइन इनवर्स यानी कि साइन के टेबल में 1/2 कौन सा एंगल पर आता है 30 डिग्री है ना। और बाहर माइनस साइन है मतलब -30 डिग्री। आप इसको -5/6 बोल दो हो गया। अच्छा इसी सर तरह से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। cos के टेबल में √3/2 कहां पर आता है 30 डिग्री पर वो भी यस π/6 हो सर गया। कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है सर ट्राई करूंगी। हाँ और जैसे cos इनवर्स -1/2 है तो माइनस के लिए क्या करोगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। बस उसमें पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस पॉजिटिव वैल्यू को। ये अच्छा करके सर देखते हैं। मतलब ये
ये फॉर्मूलाज पे बेस्ड है सारी एक्सरसाइज? सारी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलों पर, जो 4 फॉर्मूले बताए ना पेज नंबर 42 और 43 पर, इसी पर बेस्ड है। और आप अभी लेकर बैठोगे आपकी 15-20 मिनट में हो जाएगी एक्सरसाइज, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये अच्छा करा तुमने कि अभी हमने इसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया। अब जो कल स्टार्ट करेंगे, कल इसकी अगली एक्सरसाइज तक हम 100% पहुंच जाएंगे और फिर सिर्फ मिसलेनियस बचती है, तो ये जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन। ठीक है सर। सर मैट्रिसेस में भी टाइम नहीं लगेगा, मेन डिटर्मिनेंट्स का ही था मुझे। डिटर्मिनेंट्स है जिसमें टाइम लगेगा, बाकी कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा फटाफट खींचने की। ठीक है सर। आपकी 21 तक है ना छुट्टियां? यस सर, फिर उसके बाद क्लासेस हो जाएंगी तो दिक्कत होगी। कभी कभार ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, 5-5 बजे भी फिर फालतू की क्लासेस रख लेते हैं। सुबह 5 बजे? नहीं सर, शाम को। अच्छा, शाम को 5 बजे। अच्छा अच्छा, चलिए अगर कभी ऐसा हो ना शाम को 5 बजे, तो ये प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ और शिवांगी के साथ दोनों के साथ ही आएगी ना? ठीक या है सेक्शन सर। या सेक्शन शिवांगी चलाने अटेंड लगे? नहीं करती है हाँ, वाली, क्या वो कह रहे अटेंड हो? नहीं करती है स्कूल वाली, अच्छा कई बार शिवांगी अटेंड नहीं करती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कभी भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना, मैं आगे पीछे टाइम एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है मुझे सर। 2-3 घंटे पहले भी बता दोगे तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा किसी और बैच के साथ चेंज वेंज करने की टाइम। ठीक है सर। और मुझे याद दिला देना, वो तुमने 15 का कुछ बताया था मुझे। वो सर अभी उसका कुछ ऐसे फाइनल नहीं है, होगा तो मैं आपको बता दूंगी होगा 2 तो दिन पहले। बताना। चलिए ठीक है ठीक है, सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके।